खबरें विस्तार से। श्रीनगर की सभी 7 तहसीलों में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और अब तक करोड़ों रुपए की 71 कनाल से अधिक जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जा चुका है। एक साथ सभी तहसीलों में चलाए गए इस अभियान से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की ओर से खास तौर पर ईदगाह, उत्तरी श्रीनगर, पंथा चौक, खान यार, दक्षिण श्रीनगर, मध्य शालटेंग और चानापुरा तहसील में ये अभियान चलाया गया। प्रशासन की ओर से सभी तहसीलदारों, संबंधित विभागों और पुलिस को संयुक्त रूप से इस अभियान में शामिल रहने के निर्देश दिए गए। तो इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर की सभी 7 तहसीलों में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है और अब तक करोड़ों रुपए की 71 कनाल से ज्यादा जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जा चुका है। एक साथ सभी तहसीलों में चलाए गए इस अभियान से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन की ओर से खास तौर पर इन इलाकों में जिनमें ईदगाह, उत्तरी श्रीनगर, पंथा चौक, खान यार, दक्षिण श्रीनगर, मध्य शालटेंग और चानापुरा तहसील में ये अभियान चलाया गया है। प्रशासन की ओर से सभी तहसीलदारों, संबंधित विभागों और पुलिस को संयुक्त रूप से इस अभियान में शामिल रहने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले का 2 रोजा दौरा जुमेरात को शुरू किया। इन्होंने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में एलजी के दौर में 30,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इन्होंने कहा कि चोर दरवाजे से नौकरियां बंद हो गई हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि हर एक को मेरिट की बुनियाद पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि अनकरीब कुपवाड़ा को रेल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा। एलजी इंतजामिया के दौर में जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। मनोज सिन्हा ने कहा, उन्होंने बिना किसी का नाम लिया ऐसा कहा कि कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है, लेकिन हमें काम और तरक्की से गरज है। बिचौलिए थे, आम आदमी की आकांक्षाओं के जो लुटेरे थे, जो दुकान चलाया करते, उनका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। और वही बात मेहता जी नौकरी में भी कर रहे। 3 साल में 30,000 सरकारी नौकरियां दी गई। और पिछला जो वर्ष रहा है, मैं बड़े जोर दे करके कह रहा हूं अपने सबके लोगों को कह रहा हूं कि आप लिख लीजिए, 47 से लेकर के और आज तक पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरी जम्मू कश्मीर में दी गई, उतनी नौकरी कभी नहीं दी गई थी। हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी उसी को मिली जो योग्य था। किसी की सिफारिश से अब नौकरी नहीं मिल सकती है। वो जमाना जम्मू कश्मीर में खत्म हो गया। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें योग्यता होगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जिसमें नहीं होगी, वो दिल्ली से भी सिफारिश कराएगा तो उसे नौकरी मिलने वाली नहीं है। अब इसके कारण लोगों को दर्द हो रहा, और वो दर्द मैं समझता हूं स्वाभाविक है। उसके बारे में मेहता जी ने बताया थोड़ा, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आखिर क्या गरीब आदमी को हक नहीं है कि उसका बच्चा अगर पढ़ लिख करके सबसे योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी मिले? या कुछ खास लोगों को ही कुदरत ने अधिकार दिया है कि उन्हीं के बच्चे चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, चाहे योग्यता हो या न हो, सभी पदों पर वही रहेंगे? मैं समझता हूं ये व्यवस्था ठीक नहीं है। और हम वर्तमान जो व्यवस्था वो कॉमन मैन के लिए, और जम्मू कश्मीर प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता गरीब आदमी है, वंचित आदमी है, कॉमन मैन। कोई विशेष आदमी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय नहीं हो सकता। आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा जिले का दौरा किया और यहाँ पर उन्होंने आज एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब कुपवाड़ा जिले को भी रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा। उन्होंने कुपवाड़ा जिले के अवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि अनकरीब कुपवाड़ा जिले को रेल प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा जाएगा। साथ में एलजी मनोज सिन्हा ने आज ये 2 टोक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी उस शख्स को नौकरी नहीं मिलेगी जो मेरिट में नहीं होगा, और किसी को सिफारिश के बलबूते पर नौकरी नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली से भी फोन आएगा, सरकारी नौकरी मेरिट के बुनियाद पर ही मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर टूरिज्म बहुत बड़ा है और कुपवाड़ा जिले में ही रवा साल में 3 लाख लोगों ने बॉर्डर टूरिज्म का मजा उठाया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने आज ऑनलाइन दर्जनों तामीराती प्रोजेक्टों को आवाम के नाम वक्त किया और लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा के इन काविशों की सराहना करते हुए कहा कि 2 रोजा दौरे के दौरान उन्हें उम्मीद है कि एलजी इंतजामिया मजीद ऐलानात करेगी। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं याहिया सुल्तान।
और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बोर्ड के सहयोग से कांगड़ा के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना का शिलान्यास शीघ्र ही किया जाएगा, जैसा उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परियोजना के प्रथम चरण में 180 करोड़ रुपए के निवेश से संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से दसी और साथ ही साथ जितने इलाके के वो जो मिल्कमैन है उनके लिए दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, खोया और मोज़रेला पनीर सहित विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के जरिए से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे धीरे दृष्टिकोण बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद की ओर से पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर जारी कर दिया गया है। सीएम की ओर से इस टीजर को जारी किया गया। आपको बता दें कि यह फेस्टिवल 12 से 15 अक्टूबर तक हिमाचल पर्यटन विभाग और द ग्लाइड इन के संयुक्त तत्वाधान में जुंगा में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि इस साल मानसून के दौरान लगभग 3 महीने तक प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं की वजह से भारी क्षति हुई है। प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय पर भी इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया है। शिमला में पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में भूवैज्ञानिक खतरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भूकंप और भूस्खलन की रोकथाम को लेकर चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण और हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर मंथन किया जाएगा। इस कार्यशाला में GSI कोलकाता के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर हरीश बहुगुणा मुख्य वक्ता हैं। साथ ही टेक्निकल सेशन, विभिन्न राज्यों के अधिकारी, भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज्यादा बारिश के कारण ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 2 दिन का ये कार्यशाला का आयोजन किया है, उसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर हम आगे की करें। देखना यह कि एडवांस स्टडीज के पास से इतना पानी आया कहाँ से है, तो इस चीज को भी स्टडी करने की जरूरत है। देखिए, हिमालय जो क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड है, मिजोरम है, सारे हिमालय क्षेत्र के लोग क्षेत्र है, यहाँ हर जगह लैंडस्लाइड बरसातों के समय होंगे। ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि इस रोड पर नहीं होगा, इस रोड में नहीं। और जहाँ सड़क कटिंग होगी तो उसमें पहाड़ में जब रेनी सीजन होता तो भी लैंडस्लाइड्स होंगे। लेकिन एक स्टडी करने की जो मुझे लगा है कि दोनों जगह से एक हमारे बड़सर कंस्टिट्यूंसी में कोई 100 मीटर का नाला बन गया, मिट्टी नीचे से चली गई, उसको स्टडी करना जरूरी है कि उसका कारण क्या रहा है। वहां तो लैंडस्लाइड नहीं हुआ, लेकिन बीच में से ही मिट्टी चली गई। एक तो ना लैंडस्लाइड हुआ, इस तरह भी पहाड़ रह गया, सिंक की सारी वो मैंने इनसे अनुरोध किया कि उस। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।
पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। लोकसभा चुनाव 2024 की अब हलचल तेज हो चुकी है। सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये वायदा हमारे साथ पूरा किया। एक तो हम चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, दूसरी ये कहते हैं कि डेवलपमेंट और बढ़नी चाहिए। कई किस्म के ऐसे रास्ते हैं उनको सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं। जहाँ तक संसद का सवाल है, उनके जितने भी काम हैं वो काबिले तारीफ हैं। जानिए जम्मू लोकसभा सीट पर जनता की राय, देखिए किस्सा कुर्सी का इस शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में जहां देशी विदेशी पर्यटक घूमने फिरने और मनोरंजन के लिए और बर्फ से ढकी चोटियों को देखने के लिए गुलमर्ग आते हैं, वहीं यहां के पर्यटकों में कश्मीरी पारंपरिक पोशाक पहनने का चलन भी बढ़ रहा है। पर्यटक कश्मीरी फर और कश्मीरी हस्तशिल्प द्वारा बनाए गए पोशाक पहनकर आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि कश्मीरी हस्तशिल्प दुनिया भर में प्रसिद्ध है और वे इसे चिन्ह के रूप में ले जाना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल कश्मीरी ड्रेस में परिवार सभी लोग ने पहना और ये हम लोग अपना बिहार जा करके सबको बताया जाएंगे कि सब कोई विजिट करिए कश्मीर। और ये यहाँ पर ब्यूटी जो मैं गाइड मिले हैं अहमद भाई, वो एक पॉइंट अच्छा जगह विजिट करवाएं हम लोग को। नेचर एंड ब्यूटी और नीट एंड क्लीन है यहाँ पर, स्वच्छता पर ध्यान यहाँ दिया गया है। मैं कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटो खिंचाई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगी यहाँ जितने भी लोग आए सब कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो खिंचाएं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खूबसूरती यहाँ पे है? बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यहाँ पे यही मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे सब लोग आएँ, घूमें, टहलें, अच्छे से रहें, शांति बनाए रखें। हमको कश्मीरी ड्रेस बहुत अच्छा लगा। सुने थे दिन भर यहाँ पे कम से कम 200-300 टूरिस्ट आते हैं यहाँ इस चरण पार्क में। यहाँ पे वो कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो बनाते हैं, फिर यही एक मेमोरी यहाँ से साथ लेते हैं। जितने टूरिस्ट आते हैं उतने हमारा रोज़गार बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे वो ड्रेस लगाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे नेचुरली वो देखते हैं, फूल देते हैं, यहाँ पे नेचुरली साइट सीन देखते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहिए। टूरिस्टों को ये पता लगता है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट क्या होते हैं, ये इन चीज़ों से, हाँ, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं, कढ़ाई करते हैं। गुलमर्ग में मैंने यहाँ कश्मीरी ड्रेस पहना, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत घूम कर मजा आया और खासकर साफ सफाई का भी ध्यान रखें। अच्छा, तो आप पहली बार गुलमर्ग आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो ये ड्रेस पहनकर आपने फोटो भी खींचे हैं, तो क्या कुछ फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। गुलमर्ग में यहाँ का सीन देख के लग रहा है कि हाँ, हम यहीं के निवासी हो चुके हैं। अच्छा,
यहाँ के ड्रेस लग रहा है कि वहीं के बासिंदे हो चुके हैं बिल्कुल। कश्मीरी ड्रेस पहनकर कैसा लगा? बिल्कुल कश्मीर जैसा फीलिंग आ रही है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जितने भी लोग हैं वो एक बार कश्मीर और गुलमर्ग जरूर घूमने आए। आके अपने फ्रेंड्स और अपने स्कूलमेट्स को सबको दिखाएंगे कि हमने यहाँ कश्मीरी ड्रेस पहना, फोटो लिया और बहुत सारे एंजॉय किए। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल और अच्छी हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सयाहती मकाम गुलमर्ग जहां कुदरती खूबसूरती से लबरेज है और दुनिया भर में मशहूर जगह है और दुनिया के सयाह जो है वो यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। वहीं पर गुलमर्ग के चिल्ड्रंस पार्क में मौजूद यहाँ पे कश्मीर के रवायती लिबास जो हैं उस लिबास को पहनकर यहाँ के सयाह जो हैं इससे भी लुत्फानंदोज होते हैं और इस तरह से यहाँ के मुख्तलिफ लोगों का रोज़गार जो है वो इस काम से जुड़ा हुआ है और साथ साथ जो सयाह है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं जब वो यहाँ के यानी रिवायती लिबास कश्मीरी लिबास पहनकर यहाँ की तस्वीर यानी फोटोज खिंचवा कर और यहाँ से अपने यादें जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। और ज़रूरत है कि ऐसे जो रिवायती लिबास है, हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, उसको यानी प्रिजर्व करने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, उसको जिंदा व जावेद बनाने के लिए इस तरह के इक़दाम हर तरह से होने चाहिए। और साथ साथ इसका क्योंकि ये सिलसिला जो है ये टूरिज़्म से जुड़ा हुआ है और ऐसे में लोगों के साथ जो रोज़गार है वो भी जुड़ा रहता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। शिमला में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व सरकार के समय शुरू की गई प्राकृतिक खेती योजना की प्रदेश सरकार जांच करवाने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने प्राकृतिक खेती की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और कहां खर्च की गई है, इसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है। उन्होंने प्राकृतिक खेती परियोजना को भविष्य में कृषि विभाग में ही शामिल करने की योजना बनाई है। कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार भी योजना बना रही है। विभाग के अधिकारी भी काम पर लगाए गए हैं। उन्होंने इस फंड को अलग करके हिमाचल प्रदेश में मॉनसून अब करीब खत्म हो चुकी है और इस बार मॉनसून के कारण भारी तबाही प्रदेश में मची है। अलग अलग विभागों को भारी नुकसान हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश की क्योंकि अधिकतर आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है और कृषि के क्षेत्र को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, इनसे हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, कितना नुकसान आपके डिपार्टमेंट को हुआ है, लोगों को हुआ है और अब कैसे किसानों की सहायता सरकार कर रही है? देखिए कि जो हमारे पास इनिशियल जो आंकड़े आए थे सबसे पहले, तो उसमें लगभग कृषि क्षेत्र में 70 करोड़ रुपए का नुकसान था। कुल मिलाकर के कोई 85 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है किसी क्षेत्र में, जिसमें हमारी फसलें तबाह हुई हैं। बहुत सी हमारी जो है वो इस फ्लड के कारण जो है वो हमारे बहुत सी जो खेत हैं उनकी मिट्टी जो है वो बह गई है। स्लाइड्स आए हैं, जगह जगह के ऊपर ज़मीन धंस गई है और कुल मिलाकर के कोई 87,000 करोड़ रुपये 87 करोड़ रुपये का नुकसान जो था उसका आंकलन किया गया है। इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट में एक पूर्व सरकार के समय नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती। अब वर्तमान सरकार की क्या दिशा उसके ऊपर है? क्या उसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर उसकी जांच की जाएगी? आप किस तरह से सोच रहे हैं उस दिशा में? कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है। ये जो सघन खेती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जो अलॉट्स होते थे फंड, उसी में से एक फंड को जो अलग करके उसको जो है वो प्राकृतिक खेती में लगाया गया है। और इस प्राकृतिक खेती में उन्होंने इस फंड को लेकर के जो नोडल अफसर जो था वो तो कृषि विभाग का होना चाहिए था। उन्होंने इस फंड को अलग करके आत्मा प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया। जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसके जो एमडी हैं उसको ये काम भी दे दिया कि आत्मा प्रोजेक्ट में आप काम करिए, और आत्मा प्रोजेक्ट में जो है वो इस कंपोनेंट को डाल दिया प्राकृतिक खेती। और इस कंपोनेंट का पैसा जो था वो जो बागवानी यूनिवर्सिटी है अपना नौनी उसको दिया। अब मैंने स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई है कि ये प्राकृतिक खेती का जो पैसा हमारे जो डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर विभाग से उस यूनिवर्सिटी में गया है, आज तक उस पैसे का कितनी गोष्ठियाँ की हैं, कहाँ की, कितने फॉरेन ट्रिप्स लगे, ज़मीन के ऊपर वो काम कहाँ उन्होंने किया है, और उसका पूरा मैंने आंकड़ा पाया। और मैंने अभी सेक्रेटरी से बातचीत की है
कि ये जो हमारी खास करके आत्मा प्रोजेक्ट और प्राकृतिक खेती है, इसको सारे पैसों को हम लेकर के जो कृषि विभाग का जो सीनियर मोस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का जो अफसर होगा उसको वो मॉनिटर करेगा। नुकसान से जहां लोगों को उबारने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से रिलीफ मैनुअल लाया गया है, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का रोल इन्होंने बताया, कितना लाभ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से प्रभावित हुए किसानों को मिलना है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के ऊपर भी खुलकर बात की और भविष्य में प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मर्ज करने की बात इन्होंने कही। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और HPCA पहली बार ICC मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की मेजबानी कर रहा है और इसको लेकर HPCA परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। HPCA हर लिहाज से तैयारियों में जुटा है। इन तैयारियों का जायजा लिया धर्मशाला से न्यूज़ 18 के रिपोर्टर विचित्र शर्मा ने। पहली मरतबा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से ICC मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 के 5 मैचों की मेजबानी की जा रही है। ऐसे में HPCA की ओर से इन दिनों जो है किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं उसकी बानगी, उसकी तस्वीर मैं साफ तौर पर आप लोगों को दिखा सकता हूं। ये देखिए, इस वक्त हम लोग HPCA कैंपस में ही मौजूद हैं और लगातार दिन रात जो है इसी तरह से तैयारियां चल रही हैं, इसी तरह से जो है इसको सजाया संवारा जा रहा है। और हाँ, यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि जो HPCA का ये कैंपस है या परिसर है, इसको जो है 5 स्टार की तर्ज पर जो है इसको संवारा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले तमाम क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ की सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकें, लुत्फ उठा सकें और यहाँ की खूबसूरती को भी निहार सकें। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसी तरह से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कड़ी मशक्कत करके जो है ये चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही है। इस अलग से एक एम्पायर को यहाँ पर जो है तैयार किया जा रहा है। स्वागत सत्कार के लिए हर सहूलियत को यहाँ पर बनाने के लिए, कायम रखने के लिए जो है तैयारियां हो रही हैं। और इस बार तो हर लिहाज से ये जो HPCA का ये जो परिसर है आपको अलग लगेगा, हटकर लगेगा बाकी के मैचों की अपेक्षा या जो माजी में जो मैच हुए थे उसकी अपेक्षा। माजी में भी हर साल हर बार जब भी मैच होते हैं तो इस परिसर को काफ़ी सजाया जाता है, संवारा जाता है, लिपोपोती होती है। इनफैक्ट दुल्हन की मानिद जो है इस पूरे के पूरे कैंपस को जो है वो सजाया जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि पहली मरतबा ICC मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 5 मैच जो है यहाँ पर हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस मेज़बानी को किसी भी सूरत में जो है ये HPCA जो है इसको सफल बनाना चाहता है और किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु न रहे उसका भी खास ख्याल जो वो यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा मैं कैमरामैन से ये भी कहूँगा थोड़ा सा हम लोग पीछे हटकर अगर कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है आपको यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के झंडों को छोड़कर बाकी के 8 देशों के झंडे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। सीरीज वाइज में आप लोग देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का आपको फ्लैग यहाँ पर नजर आएगा, इंग्लैंड का फ्लैग आपको नजर आएगा, भारत और पाकिस्तान का तो खैर यहाँ पर लगाया ही गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और तमाम वो कंट्रीज जो कि इस बार वर्ल्ड कप के मैचों में जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो बाकी की कंट्रीज है, सभी के झंडे जो है इस बार यहाँ पर लगाए गए हैं। और ठीक इसी तरह से आपको जो है ये देखिए शुभांकर यहाँ पर रखे गए हैं, ये भी आपको जो है आपका दीदार यहाँ पर करेंगे, आपका स्वागत सत्कार करेंगे, आपको आकर्षित करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। और 7 अक्टूबर को चूंकि पहला मैच है, टीमें दोनों यहाँ पर पहुँच चुकी है, चाहे वो बांग्लादेश की टीम हो या साउथ अफ्रीका की टीम हो, उनकी ओर से प्रैक्टिस भी लगातार यहाँ पर की जा रही है, अभ्यास किया जा रहा है, पसीना बहाया जा रहा है ताकि जब 7 अक्टूबर को उनका पहला मैच धर्मशाला के इस खूबसूरत स्टेडियम में खेला जाए तो जीत सुनिश्चित कर सकें। तो ये तमाम सारी तैयारियां उनकी ओर से भी यहाँ पर चल रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस लिहाज से भी यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनकी ओर से पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। और कानून व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन के साथ लगातार HPCA जो है वो टच में है, लगातार बैठकें हो रही हैं। और पार्किंग के लिहाज से अगर देखें तो 5 स्टेडियम चिन्हित किए गए हैं धर्मशाला के, जो अलग अलग जगहों पर जो है बने हुए हैं, चाहे उसमें जोरावर स्टेडियम हो, चाहे वो दाड़ी का मेला ग्राउंड हो, चाहे वो पुलिस ग्राउंड हो, या इसके अलावा बाकी के जो अन्य स्टेडियम हो, हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और उन पार्किंग की व्यवस्था जहाँ पर की
जाएंगे। वहां से जो है वो शटल बसेस जो है वहां से यहाँ तक जो भी क्रिकेट प्रेमी मैच देखने के लिए आएंगे, दर्शक यहाँ देखने के लिए आएंगे, उनको यहाँ तक जो है पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तैयारियां करीब करीब मुकम्मल की जा चुकी हैं और जो तैयारियां अभी चल रही हैं वो आज या कल शाम तक जो है पूरी तरह से मुकम्मल कर ली जाएंगी। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और राजस्व अधिनियम के विरोध में संयुक्त पटवार और कानून गो महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सुक्खू को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जिले भर से चयनित तहसील स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। ज्ञापन में महासंघ की ओर से आग्रह किया गया कि संशोधन के माध्यम से लोगों को सुविधा मिले, मगर यह केवल कानून बनाने से नहीं होगा बल्कि धरातल पर आवश्यक सुधार करने से होगा। हमारी भी मंशा, हम भी चाहते हैं जो सरकार तल पर उतारा ही नहीं जाता, यदि ऐसे लागू करेंगे तो आज हम सरकार से दो टूक ये बात आपके माध्यम से करने जा रहे हैं कि या तो इस विधेयक को वापस ले लो, या हमारे साथ बैठ के इसमें वो संशोधन करो जो धरातल पर होते हैं, या हमारे लिए एक कामों की संख्या लिमिट कर दो कि हमने पूरे साल में काम क्या क्या करने हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट के काम छोड़ देंगे, अपना करेंगे। हमें भी लगता है हम रेवेन्यू में हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, पीएम किसान योजना आई, बहुत अच्छी योजना थी, 2-2 हज़ार रुपये का लाभ लिया हर जमींदार ने। उसकी लैंड की सीडिंग करना हमारा काम था, जमीन से रिलेटेड था, लेकिन क्या आधार सीडिंग उस पटवारी कराएगा? क्या पटवारी के पास आपने कुछ दे रखा? पटवारी तो इन्फॉर्म ही कर सकता, कैंप लगा के कर सकता, बोल के कर सकता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ।